अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं कासिम ज़िया साहब, जो कि हमारे एक नेशनल हीरो हैं हॉकी के। ऐसा बहुत कम होता है कि जो आप एक गेम खेल रहे होते हैं और एक लेवल पे जाके आप उसी गेम की जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं नेशनल लेवल पे। सर की ज़िंदगी की क्या अभी तक की अचीवमेंट्स रही हैं, कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, फिर पॉलिटिक्स का इसमें क्या रोल है, आज हम उनसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए। और व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये वो फील्ड है, हम लोग इस वक्त HSN कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे सर ने अपना करियर शुरू किया हॉकी खेलते हुए। और मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगी, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम ऑन दिस फील्ड? देखिए जी, ये तो मुझे अपनी जब मैं इससे एंटर होता हूँ किसी भी तरफ से जी, तो लगता है कि वापस अपनी बचपन में चला गया हूँ। सही। उस 12 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं, पहली से लेके और सीनियर कैम्ब्रिज और फिर FSC जी। मैंने इस स्कूल से की है। सो 12 साल मेरी ज़िंदगी के शुरू के यहीं गुजरे हैं। आज मैं जो भी हूँ, जो मेरी मैं समझता हूँ कि इस स्कूल का बहुत ज़्यादा हिस्सा है उसमें। बिल्कुल। मुझे हॉकी प्लेयर बनाने में बड़ा हिस्सा है, बिकॉज इस जाफर मोलिस पे हम खड़े हैं, ये वो फील्ड है कि जहाँ हमने बचपन में खेला और फिर यहीं से मुझे मौका मिला नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि उन्होंने इतनी मेहरबानी मुझ पे की कि जो मेरा एक बचपन का था कि जी मैंने हॉकी प्लेयर बनना है, तो अल्लाह ताला ने वो ख्वाब पूरा कर दिया। अच्छा, आपने बचपन से सोचा हुआ था, लाइक व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन एट दैट टाइम? लाइक हॉकी, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी थी बचपन से। तो जब हम K1 में आए, पहली जमात में आए, तो सारी स्पोर्ट्स हमें खिलाते थे, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से हॉकी में ज़्यादा था। सही। और मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी जो 7th बर्थडे थी, उसका जो मेरा बर्थडे केक था दैट वाज हॉकी फील्ड और मेरे पास तस्वीर है अभी। तो मतलब वो एक होता है ना पैशन, सोना खाना जागना पीना, एवरीथिंग वाज हॉकी एट दैट बड़ी टाइम। मज़े की बात है, मैं क्लास 9th में था, तो घर में मैं ऐसे ही हॉकी लेके तो बॉल के साथ टिक टिक कर रहा था, छोटा था। तो मेरी खाला अल्लाह बख्शे अब तो इस ज़िंदगी में नहीं रही, तो मेरी मदर ही बैठी थी और वही बैठी थी, तो मुझे कहती है तू केड़ा शनाज शेख बनना है चल के पढ़। उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये उसके 3 साल बाद आई बिल्कुल वाज प्लेइंग फॉर नेशनल टीम, बट मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं। ऐसे छोटे छोटे क्रिटिसिज्म भी आपको मोटिवेशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपने आपने वो दौर देखा हुआ है, मैं हमेशा जब भी स्पोर्ट्स पे बात करती हूँ, हम लोगों ने स्क्वॉश के लिए एक स्पेशल एपिसोड किया है, हम लोगों ने बॉक्सिंग के लिए एक स्पेशल एपिसोड किया है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आपने एक अरूज देखा हुआ है, मतलब वो ग्लोरी लोगों के मतलब दिलों में, आप लोग ओलंपिक्स जीत के आना, ये सब कुछ करना। अब आके मतलब स्पोर्ट्स में सिर्फ हमारे पास क्रिकेट रह जाती है। व्हाट डू यू थिंक कि इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स की एकदम से इतना ज़्यादा नीचे आना, जिसमें स्क्वॉश है, बॉक्सिंग है, हर अदर लाइक एनी अदर स्पोर्ट अदर देन क्रिकेट इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स, व्हाई इज़ इट? मैं स्पेशली हॉकी की बात इसलिए करूँगा कि आपने स्क्वॉश की बात की, वो भी आप इंडोर खेल सकते हैं। आपने बॉक्सिंग की बात की, वो भी इंडोर खेल सकते हैं। बट हॉकी में अच्छा, बॉक्सिंग 2 लोग मिलके खेल सकते हैं, स्क्वॉश भी 2 लोग खेल सकते हैं, बट हॉकी खेलने के लिए मिनिमम आपको 14-15 से 20-22 खिलाड़ी चाहिए। बिल्कुल। प्रॉपर फील्ड चाहिए हर एक के लिए, हॉकी Like स्टिक चाहिए। football. इट इज़ अनलाइक क्रिकेट कि आप एक मोहल्ले के लड़के इकट्ठे हो, बैट बॉल लाएं, कुर्सी रखें सड़क पे और शुरू हो जाए। सही। यू कैनॉट डू दैट विद हॉकी। हॉकी के लिए जब तक प्रॉपर फील्ड नहीं होगी, हर एक के पास अटायर नहीं होगा, वो कपड़े नहीं होंगे, जूते नहीं होंगे, हॉकी स्टिक नहीं होगी, इतनी महंगाई हो गई है कि पहले भी हमारे मुल्क में यूजुअली रिलेटिवली छोटे शहरों के और गरीब लड़के हॉकी खेलते थे। बट इट इज़ नाउ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि जी एस्ट्रोटर्फ के शूज़ खरीदना, फिर फील्ड्स की हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि बच्चे हिम्मत करके मेहनत करके खेलते हैं, बट अनलेस वी प्रोवाइड देम फैसिलिटीज़, जैसे ये फील्ड HSN ने लगाई है, बहुत बड़ी एक बात है कि HSN ने अपने बच्चे, लेकिन होता ही है कि ये जितने लड़के HSN में पढ़ रहे हैं बहुत कम इनमें अपना कैरियर परसू करेंगे। बट ऊपर से जो गलत बात हुई है मैं समझता हूँ इस वक्त, और जो मैं समझता हूँ कि एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखना चाहिए था कि वो खुद स्पोर्ट्समैन है कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, बट उन्होंने हॉकी में तो चूँकि इट्स एन एमेच्योर गेम, प्रोफेशनल नहीं है, तो जो बच्चे नेशनल टीम में आ जाते थे तो उनके लिए एक ही चार्म था कि उनको नौकरियां मिल जाती थी, जॉब्स मिल जाती थी, PIA में, कस्टम्स में, बैंक्स में, वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। सो व्हाई शुड वन प्ले हॉकी? एक बच्चे के लिए चार्म ही नहीं है कि अपनी पढ़ाई भी छोड़े, सब कुछ करे, नेशनल के मुल्क के लिए उसका नाम रोशन करने के लिए अपनी मेहनत करे, दिन रात करे, और फिर उसके आगे ब्रेड एंड बटर का कोई पता ही नहीं है कि उसने कल से कमाना कहाँ से है, खाना कहाँ से है। हॉकी तो वो खेलेगा 7-8 साल, देन व्हाट? अगर उसके पास जॉब नहीं होगी,
सो ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए। हम लोग ने हमेशा मतलब कोई स्पोर्ट्स शो करते हैं, हम लोग शायद अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें हमारा एक ही टारगेट होता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस टाइम जो मतलब खुद एक स्पोर्ट्समैन है, उनसे बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स बाकी की हैं उनके लिए भी कुछ करें। हम लोगों ने स्पेशल कुछ एपिसोड्स शूट किए हैं जो आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, जहाँ पे कराची में लियारी में जो लड़कियाँ हैं जो फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग खेलती हैं, वो क्या प्राइम मिनिस्टर को एक मैसेज देना चाहती हैं। सर, आपने मतलब वो ग्लोरी भी देखी, अब भी देखा, बट लाइक यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ आए कि आप हर चीज़ को स्पोर्ट्स में देख रहे होते हैं। नहीं, देखे ना, मैं तो 5-6 साल प्रेसिडेंट रहा हॉकी। जी बिल्कुल। हॉकी फेडरेशन का बजट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। स्पॉन्सर्स आजकल पाकिस्तान में चूंकि कोई टीमें बाहर से आ नहीं रही तो कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है। हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पॉन्सर दैट। तो जब तक तो हमारी गवर्नमेंट थी, जब तक मैं प्रेसिडेंट था, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से पैसे ले लेके तो अपनी टीम को, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग ही इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट दीज डेज, कि इतनी महंगाई हो गई है कि जब आप टीम को ट्रिप कराते हैं बाहर का तो वो 3 से 4 करोड़ रुपया कॉस्ट करता है। बिल्कुल। सो बजट आपका है कोई नहीं, तो हाउ वुड यू रन शो? डू यू थिंक लाइक आफ्टर व्यूइंग एवरी एस्पेक्ट इन पाकिस्तान कोई रिवाइवल मुमकिन हो सकता है अनटिल अनलेस मतलब अगर गवर्नमेंट इसको इंटरवीन ना करे? जी, अगर तो लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी खेलने की, बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी अपने अपने शहरों में, मोहल्लों में कि टर्फ्स लगें और उस पर फिर बच्चे खेलें, उनको खेलने का मौका मिले, तो फिर ही आप समझते हैं ना, फिर उन्हें ये भी तवक्को हो कि अगर हम कोई चीज़ अचीव करेंगे तो हमें फिर हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। सही। लेकिन अगर आपको वो भी नज़र नहीं आता, आपको जॉब भी नज़र नहीं आती, जॉब ख़त्म कर दी गई हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई रिमेंबर कि जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो मुझे पीआई ने जॉब दे दी, और मेरे आज के, मैंने तो फिर छोड़ दी उसके बाद, लेकिन आज भी मेरे बहुत सारे कलीग्स रिटायर हुए हैं पीआई से, कोई आज भी जॉब कर रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे प्लेयर्स कस्टम्स में थे, कोई बैंक्स में थे, देन दे मूव्ड इनटू कैरियर अपॉर्चुनिटीज और वो काम करते रहे। सही। तो ये जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी, इंसेंटिव नहीं देगी बच्चों को, तो व्हाई शुड वन प्ले, बात तो ये भी सही है। अच्छा सर, मुझे अगर आप थोड़ा सा लेके चलें पास्ट में, अभी तो माशाल्लाह आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, हमारी आम रूटीन में लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, हमारी रूटीन डिफरेंट होती है। एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वाज योर रूटीन एट दैट टाइम? व्हाइल वी वर प्लेइंग? यस। नहीं, जब खेलते थे तब तो जी एक, चूँकि उस ज़माने में एस्ट्रोटर्फ कराची में ही थी, सो ज़्यादातर हमारा टाइम कराची गुजरता था कैंप्स के लिए। और पहले 2 साल तो मेरे बहुत बिजी थे, बिकॉज फ्रॉम 80 to 82 आई वॉज प्लेइंग फॉर 4 टीम्स। आई वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान सीनियर्स, पाकिस्तान जूनियर्स, PIA सीनियर्स एंड PIA जूनियर्स। तो वो कुछ ना कुछ चल रहा होता था, तो सारा साल हॉकी। बट जब कैंप होता था, कैंप हमारे बड़े अच्छे थे। कैंप्स में वी यूज्ड टू स्लीप एट 10, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, वी यूज्ड टू ट्रेन 6 and 7 hours a day, 3 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम। तो ये हमारा सब उस वक्त होता था। हर हफ्ते बाद अगर ग्रास पे हम जब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे तो हर चौथे 5वें दिन रेस्ट मिलता था, बट एस्ट्रोटर्फ पे 2 दिन बाद 1 दिन रेस्ट होता था। तो जब रेस्ट होता था फिर हम रात को थोड़ा लेट कर लेते थे सोना वोना, क्योंकि अगले दिन रेस्ट है। अदरवाइज वी यूज्ड टू टोटल एक वो डिसिप्लिन लाइफ थी बेसिकली, बिकॉज व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। सर, अब जब आप अपने दोस्तों से दोबारा मिलते हैं हॉकी वाले, और जब मतलब वो सारी चीज़ें याद करते हैं, व्हेन यू वर प्लेइंग ओलंपिक्स और बाहर आप जा रहे हैं, सारे टूर्नामेंट्स आप लोग खेल रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, पाकिस्तान वाज नोन इंटरनेशनली फॉर आवर हॉकी टीम, सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? ये बात कर रही है, मैं आपको बताता हूँ, कराची चैंपियंस ट्रॉफी थी एंड वी गॉट सिल्वर मेडल, और जब हम बस में बैठ के बाहर आए तो लोगों ने पथराव कर दिया, बिकॉज दे नेवर एक्सेप्टेड सिल्वर मेडल। दे सेड व्हाई डिडंट यू विन? बस में पथराव कर दिया इन ऑन विनिंग अ सिल्वर मेडल, कि सेकंड क्यों आए? तो आप लोगों ने कुछ नहीं, पत्थर पड़े में फिर। इसके अलावा लाइक व्हेन यू गो आउट इन इंटरनेशनल, अगर आपको अभी कोई बच्चा अप्रोच करता है या कोई ऐसा बच्चा आता है या कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन आता है जो खेल रहा हो फील्ड, और वो मतलब कहे कि सर आपकी तब इंस्पिरेशन क्या थी, कैसा आपको फील होता है? खुशी होती है, लोग पहचानते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं। और आई वॉज लकी टू बी इन दैट टीम जिसने सब कुछ जीता, वर्ल्ड कप भी जीता, ओलंपिक्स भी जीता, एशियन गेम्स भी जीती, एशिया कप भी जीता। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे उस टीम में, आज भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी ये है कि वो बात नहीं है।
मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको टैप करके, हार्नेस करके, उनको ट्रेनिंग करवा के, उनको फैसिलिटीज़ दे के जो इंटरनेशनल इनको चाहिए, मैं समझता हूँ आज भी हमारे बच्चे जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आज के बच्चों को मैं कहूँगा कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें। अब हमारे बच्चे आज के कहते हैं मुझे जल्दी सब कुछ मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। बिल्कुल तो ऐसे मुझे याद है शॉर्टकट्स कि ढूंढ रहे होते हैं। हम हमारे ज़माने में मुझे याद है कि एक तो कैंप की ट्रेनिंग थी कि सुबह ट्रेनिंग करके अब आते थे, तो मुझे तब भी याद है कि इन बिटवीन उसके और इवनिंग सेशन के मैं खुद 1 घंटा जाके ट्रेनिंग करता था। ओके। बल्कि लाहौर जब छुट्टी पे आते थे तो ईद वाले दिन अपने घर पे प्रैक्टिस करता था, बॉल और स्टिक लेके और वॉल के साथ। तो ये एक पैशन की बात है, जितना आप कर लें। स्पोर्ट्समैन हो और पैशन ना हो, दे आर टू सिमिलर वर्ड्स। जैसे कासिम साहब ने बताया कि अगर आपने कोई गोल अचीव करना है या कोई नंबर 1 आपने अपने आप को तसव्वुर करते हैं कि आप वो रैंक अचीव कर सके, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ जो हमारी नई जनरेशन है, शॉर्टकट्स ना ढूंढें, थोड़ी सी मेहनत और कर लें, आपको ये सब कुछ भी मिल सकता है। लेकिन बात अगेन वहीं पर है पैशन की। कासिम ज़िया साहब के लिए जो एक यहाँ पे कासिम ज़िया साहब के साथ साथ उनकी पूरी एक टीम के लिए जो एक म्यूज़ियम बना हुआ है, हम लोग अब आपको वो दिखाएंगे जो HSN कॉलेज के अंदर मौजूद है, जहाँ पे इनकी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ मेडल्स हैं और किस तरह से उन्होंने उसको प्रिजर्व किया है अपने नेशनल हीरोज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए। आइए आपको वो दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने आपको पहले बताया कि कासिम ज़िया साहब की जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, HSN कॉलेज में एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें उन सब को जिससे कि सेव किया गया है पिक्चर्स की शक्ल में, मेडल्स की शक्ल में, शर्ट्स की शक्ल में। तो हम लोग कासिम ज़िया साहब से कहेंगे कि अगर वो हमें उसी मेमोरी लेन पे दोबारा लेकर चलें तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ होगी कि एक टाइम पे हॉकी के इतने बड़े प्लेयर रहे हुए जब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। सो सर प्लीज़ अगर आप इस तस्वीर से शुरू करें जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये मेरी जी 1982 की तस्वीर है, एशिया कप आई सपोज कराची में जो फाइनल था, ये उस दिन की तस्वीर है, विच वी वन अगेंस्ट इंडिया इन 1982 एंड आई वाज लकी दैट इन दैट फाइनल मैच आई स्कोर्ड फर्स्ट 2 goals अगेंस्ट इंडिया। सही। एंड ये तो तब की तस्वीर है जी। और सर यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, अगर आप ये वाली तस्वीर अगर आप देखें तो ये 78 HSN कॉलेज हॉकी टीम की तस्वीर है। सही। And I'm sitting here as captain of the team in 1978 of HSN. ये हमारे हनीफ साहब हैं, ये अयाज महमूद बैठे हुए हैं। He was also then junior to me, जो बाद में 84 में ओलंपिक्स मेरे साथ खेले। ये अयाज महमूद है और बाकी हमारे ये कॉलेज की टीम थी। ये इनको पहचाने, ये आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं याहिया अफरीदी साहब। अच्छा ये वो बैठ खड़े हैं जो आज सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं याहिया अफरीदी, ये खड़े हैं। He used to play hockey with us. So it's beautiful memory. I mean यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने एक कोशिश की है टू अपने हीरोज़ को, बिल्कुल अपने हीरोज़ की उन यादों को सेव करने के लिए। अगर बैक पे आपको दिखाया जा सके तो एक शर्ट है जो कि फ्रेम हुई हुई है, सैयद जाफर हुसैन की है जी, जिनके नाम पे ग्राउंड है। एंड ही वाज ऑल इंडिया प्लेयर, पाकिस्तान मुसलमान 1936 ओलंपिक खेले थे और उन्हीं के नाम पे ये हमारी फील्ड है HSN की। और ही वाज द फर्स्ट HSonian, ही वाज HSonian देन टू बी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद फिर हम लोग हसन सरदार, मैं और अयाज महमूद, हम 3 84 में ओलंपियन बने। तो बेसिकली ओलंपियंस की चीज़ें और तस्वीरें होने लगाई। आपके गोल्ड मेडल्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, सो अगर हम लोग दिखा सकें, आइए प्लीज़ हम लोग आपको गोल्ड मेडल्स दिखाते हैं। जी ये अगर आप देखें तो ये 1932 समर ओलंपिक्स का मेडल है और ये 1936, ये दोनों गोल्ड मेडल सैयद जाफर हुसैन ने जीते थे। और ये है 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल, जो कि हसन सरदार, अयाज महमूद और मैंने तीनों ने, हम उस टीम का हिस्सा थे जिसने जीती थी। सही। सो हाउ यू फील, मतलब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं या कभी कभार होते हैं तो आप मुझे आज ले आएंगे कि चलते जी यहाँ पे हमें थोड़ी सी यादें ताज़ा करें। यूजुअली कोई ओकेजन हो, कुछ हो। लास्ट में आया था जिस दिन इनॉग्रेशन थी इस ग्राउंड की और स्टेडियम की, उस दिन मैं आया था। इस जो इन्होंने ये
एक म्यूजियम बनाया जी। है हॉकी के हवाले से। अच्छा, हम लोगों ने एचएसएन कॉलेज से स्पेशल परमिशन ली थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू शूट दिस एपिसोड हेयर विद कासिम ज़िया साहब, क्योंकि जहाँ पे आपने इतनी अपनी ज़िंदगी का अरसा गुजारा होता है और वहीं से आपकी करियर की शुरुआत हुई होती है और उसके बाद से फिर एक से एक जो कामयाबी है आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है, उस जगह की इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहती है। तो यहाँ पे ये जो म्यूज़ियम बनाया गया, वहाँ पे कासिम ज़िया साहब से रिलेटेड, बाकी सब प्लेयर से रिलेटेड तमाम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनमें इनकी हॉकी स्टिक्स भी शामिल हैं, इनके मेडल्स हैं, इनकी पिक्चर्स हैं, इनकी शर्ट्स हैं, वो लगाई गई हैं ताकि इनके लिए एक स्पेशल ये डेडिकेशन कॉलेज की तरफ से है, ताकि अगर जो नए इंस्पिरेशनल किसी को चाहिए या बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई इंस्पिरेशन मिले, तो वो यहाँ आके देख सकते हैं कि पास्ट में प्लेयर्स ने किस तरह से जो है वो अपनी सारी करियर को अचीव किया है। सो व्यूअर्स, कासिम ज़िया साहब की जो स्पोर्ट्स की जर्नी है वो हम लोगों ने सारी आपको दिखाई, उनके गोल्ड मेडल्स, उन्होंने किस तरह से ट्रेनिंग हासिल की, क्या इंस्पिरेशन रही, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। शुरू में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिक्स की जर्नी कैसी है और क्या रिलेशनशिप है, वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक़ कैसे है वो हम सर से जो है वो खुद ही पूछ लेंगे कि जो इनके दादा परदादा सब जो हैं वो, अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर के सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स में शामिल थे या एडमिनिस्ट्रेशंस में शामिल थे, तो बात गलत नहीं होगी। तो सर, काइंडली इफ़ यू वांट टू टेल अस के हाउ अमीरुद्दीन साहब एंड हाउ योर फादर, योर ग्रैंडफादर थ्रू आउट द वे, जो उन्होंने लाहौर की जो खिदमत की है या जो उन्होंने लाहौर के लिए काम किया है, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, जो इंसेस्टर्स हैं, वो प्री पार्टीशन लाहौर में सेटल थे और पाकिस्तान बनाने में उनका बड़ा रोल था, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। एंड मियां अमीरुद्दीन साहब वाज फर्स्ट मेयर ऑफ लाहौर इन 46 इवन प्री पार्टीशन। तो बड़ा अल्लाह का एहसान है कि फिर उसके बाद उनके छोटे भाई मियां अमीनुद्दीन वाज गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड देन गवर्नर बलोचिस्तान। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि दे बिन हमारी फैमिली की बड़ी इस हवाले से हिस्ट्री है कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए और के लिए काम करें और कुछ करें और अवाम के लिए कुछ करें। You came into politics and you joined Pakistan People's Party. ऑपोजिशन जो है वो लीडर रहे हैं। हाउ डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स ने कोई डिसिप्लिन उस पॉलिटिक्स में ऐड किया, या फिर आप एज अ पर्सन व्हाट डू यू थिंक कि कासिम ज़िया इज़ बेटर स्पोर्ट्समैन और अ बेटर पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन का तो पता नहीं जी, स्पोर्ट्समैन तो डेफिनेटली वन कुड से कि ओलंपिक जीता है तो, और फिर आज भी सारी दुनिया मुझे स्पोर्ट्समैन के तौर पे याद करती है, जानती है। पॉलिटिशियन आई वाज ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई एंड फिर मुझे मौका मिला उनके साथ बहुत क्लोजली काम करने का। फिर उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है एट द एज ऑफ इवन 39 मुझे उसका प्रेसिडेंट बना दिया, जबकि बहुत सीनियर लोग मुझसे वहाँ मौजूद थे। एंड अल्लाह का बड़ा एहसान है जी कि आई ट्राइड माई बेस्ट के पार्टी को ठीक किया जाए। और उन दिनों ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी बिकॉज मोहतरमा ख़ुद एग्ज़ाइल में थी और हम यहाँ पार्टी चला रहे थे। मखदूम मीन फ़हीम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही वॉज़ आर वाइस चेयरमैन, तो वो ज़्यादा आते थे, हम मोबिलाइज़ करते थे लोगों को। और फिर अल्लाह का एहसान है कि 2002 के इलेक्शन में हमने मेजॉरिटी इतनी ली कि मुशर्रफ जैसा प्रेसिडेंट भी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सक रहा था, उन्हें फिर पैट्रियट्स बनानी पड़ी, 10 लोग हमारे तोड़ने पड़े और फिर एक वोट से गवर्नमेंट बनी। तो अल्लाह का एहसान है कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज वेरी नाइस। फिर उसके बाद 2008 में इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट बनी और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। मैं समझता हूँ कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रिंसिपल्स की साजत की है और यही एक चीज़ है जो मैं पीपल्स पार्टी में मोहतरमा के साथ गया था कि शी रियली केयर्ड फॉर पीपल ऑफ हर कंट्री एंड शी रियली केयर्ड कि उनकी हालत को बदला जाए, मुल्क को बेहतर किया जाए, इकनॉमिक जो कंडीशंस हैं मुल्क की और अवाम की उसको बेहतर किया जाए। तो यही वो उनका एजेंडा था जिसके साथ मैं उनसे शामिल हुआ था और आज तक अपनी पार्टी में खड़े हैं। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हम लोग अभी रिसेंटली मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ एक शो करके आए जिसमें मैंने स्पेशली उनसे एक क्वेश्चन किया कि पंजाब एक पॉइंट पे पास में अगर हम लोग देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता था। इट वाज होम फॉर पीपल्स पार्टी, मतलब मोहतरमा का आना, भुट्टो साहब का आना, यहाँ पे अभी भी जितने उनके कोर हार्ट सपोर्टर्स हैं वो किसी और पार्टी के साथ नहीं मिलते। बट अब कुछ मतलब जैसे कि कम्युनिकेशन गैप है या पॉलिटिकल गैप है, एक्टिविज़म का गैप है पंजाब और सिंध में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशन टू पीपल्स पार्टी।
क्या वो पंजाब की आवाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे? देयर इज अ बेसिक डिफरेंट। सिंध में टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट बनी जी, और जब गवर्नमेंट बनती है तो अवाम को आप रिलीफ दे सकते हैं, अवाम को अपने साथ रख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब में 77 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी, 2 दफ़ा बनी भी तो कोलिशन गवर्नमेंट बनी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ फिर पंजाब चूँकि मेन बैटल फील्ड है फॉर दी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, और यही डिटर्मिन करता है किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने गवर्नमेंट बनानी है। सो आपने देखा कि माजी में मोहतरमा के साथ तो हमेशा कभी IGI बना दी गई उनका रास्ता रोकने के लिए, और हमेशा उनको डिफ़िकल्ट हालात दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ती रही। और आज भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह विल रिवाइव बैक, इट विल कम बैक, और जो नया तजर्बा लोगों ने करना था वो भी करके देख लिया। सो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हैज़ अ फ्यूचर। As a expert politician, I want to ask you, what do you think? What's the future Bilawal holds for himself? I think he's young, he's dynamic. जो बातें वो कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स की बातें कर रहे हैं, अवाम की बातें कर रहे हैं, and I think time is on his side. So, do you think in next term or in coming year you see Bilawal as a prime minister? I definitely see him as a emerging leader of Pakistan, like her grandfather and mother, and definitely, inshallah, one day would come that he'll become the prime minister of Pakistan. What do you think it should be the strategy? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के लोगों से कनेक्शन एक बनाने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अवाम के पास जाना पड़ेगा। We'll have to reach out to people. I think इस वक्त काफ़ी जो है हालात ऐसे हैं कि अवाम अब इस तजर्बे के बाद फिर देख रहे हैं कि अब कौन उनका निजात दहिंदा होगा। सो दे हैव टू नाउ अगेन सी कि किसको वो आगे देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त वैक्यूम है, टाइम है, एंड पीपल्स पार्टी हमारी तंजीमें काम कर रही हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एंड आई थिंक in coming days people's party will revive back in Punjab inshallah. अब जो एक सियासत शुरू हो गई है सर, वेरी स्पेसिफिकली, जिसमें हम लोग एक सिविलाइज्ड नेशन का बाहर के लोगों को भी और अपने आप को भी कोई मैसेज नहीं देते हैं। मतलब वी आर वेरी बैड इन हैंडलिंग अ डिफरेंट ओपिनियन। हम लोग बैशिंग शुरू कर देते हैं, करेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। इसको आप क्या देखते हैं कि क्या यंग लोग ज़्यादा आने चाहिए, या फिर यंग लोगों की भी अभी ऐसी कोई तरबियत नहीं हो पा रही पॉलिटिक्स से रिलेटेड? देखें अभी भी अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जब शाम को टीवी टॉक शोज़ में दोस्त बैठते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मैच्योर बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही लोग करते हैं। एक तो तहजीब के दायरे में रह के करते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली नए लीडर्स ने जो ये थोड़ी सी एक दूसरे को गालम गलोच वाली सियासत शुरू की है, विच इज़ नॉट गुड। देखिए सियासत इज़ डिफरेंस ऑफ, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी या नहीं है। आप समझते हैं कि आपके नज़रिए के मुताबिक मुल्क को ऐसे चलना चाहिए, अवाम के लिए ऐसे रिलीफ होना चाहिए, और दूसरे के मुताबिक कुछ ही और तरह होना चाहिए। सो झगड़ा कोई जायदादों का नहीं है, झगड़ा आपके नज़रियात का है, द वे यू फील एंड यू थिंक। तो मैं समझता हूँ इसमें हमें, इसलिए तो हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ठहराव बहुत ज़रूरी है, उसमें तहम्मुल बहुत ज़रूरी है, और आपके में हौसला होना चाहिए कि अगर कोई बात आपके मिजाज के ख़िलाफ़ सुन कर रहा है तो उसको सुने और फिर दलील के साथ उसका जवाब दें। सही। बट हम समझते हैं कि आजकल ऐसे होता है कि वो बात अभी कर ही रहे होते हैं, आप काट के उसको लड़ना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आई थिंक तहम्मुल होना चाहिए, थोड़ा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे लड़ना नहीं चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू even if you don't agree with him, but respect उसके point of view की करें, और फिर अपना point of view भी अपना बताएं, and let the people judge कि कौन ठीक कह रहा है बजाय आपस में लड़ने के। अच्छा, one I want to ask you, एक कोई fond memory while you were working with मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा? बहुत सारी मेमोरीज हैं जी, बहुत सारी मेमोरीज। एक दफ़ा का वाक़या है कि जब मोहतरमा ने, मुशर्रफ साहब का दौर था, मोहतरमा वॉज इन पाकिस्तान बिफोर शी लेफ्ट फॉर एग्ज़ाइल, और उस वक्त मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था पंजाब का। तो उनसे यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिलने नोडेरो आना था अगले दिन कोई 4 बजे के 5 बजे शाम को। तो डाइवर्ट कर दिया कि फ़्लाइट, जिस फ़्लाइट में उन्होंने जाना था उसको बजाय इस्लामाबाद के लाहौर भेज दिया गया ताकि जा ना सकें।
तो शी ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम पिंडी टू लाहौर, क्या मैं लाहौर से फ़्लाइट लेती हूँ, बट जब लाहौर पहुँची तो पता लगा वापस फ़्लाइट डाइवर्ट कर दी है। और इतनी धुंध थी उस रात कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सो फिर हमने फ़ैसला किया पार्टी ने कि वील मेक बीबी रीच नोडेरो बाय रोड। और उसमें फिर मुझे याद है, बिकॉज लाहौर से साहिवाल तक मैं मोहतरमा को लेके गया गाड़ी में, वहाँ पे फिर नौरेश शकूर उस वक्त हमारी पार्टी के साथ थे, वो और कुछ और दोस्त पार्टी के, वो गाड़ियाँ लेके खड़े थे। फिर मोहतरमा को उनकी गाड़ी में ट्रांसफ़र किया। फिर वहाँ से बहावलपुर, जहाँ तारिक बशीर चीमा साहब जो आज मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त हमारे डिवीजन के प्रेसिडेंट थे, वो वहाँ से आगे फिर जाके और उबाड़ो से छोड़ के आए बीवी को, और मोहतरमा इस तरह हमने टाइम पे पहुँची। बट उस रात को इतनी धुंध थी कि नज़र कुछ नहीं आता था, और उसके मुल्तान रोड भी बन रही थी। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट जर्नी। हम साहिवाल कोई 6 घंटे में पहुँचे, बट वी रीच्ड साहिवाल। सही। अच्छा, मतलब मैंने उनकी डॉटर ऑफ ईस्ट वो सारी मतलब बायोग्राफीज़ जो उन्होंने ख़ुद लिखी हुई हैं वो भी पढ़ी हैं। जो उन्होंने अपने एग्ज़ाइल के दौरान चीज़ें बताई, या उन्होंने अपने जब शी वॉज प्रेजेंट, वो जेल में थी, बहन एक बाहर है, माँ कहाँ है नहीं पता, भाई किस मुल्क में है वो भी नहीं पता। सो यू एज़ अ सपोर्टर ऑफ हर पार्टी, या आप एज़ अ वर्कर ऑफ हर पार्टी कैसे कनेक्ट करते थे उस टाइम पे, एंड तब के क्या फीलिंग्स थे? बिकॉज हम लोग अब वाली ये जो जनरेशन है शायद अब वो पॉलिटिक्स नहीं देख सकती और ना वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग। शी वॉज अ वेरी टफ लेडी, और उतनी ही शफीक थी, बच्चों की तरह प्यार करती थी अपने वर्कर्स को, बट टफ डिसीजंस लेती थी। एंड शी वाज वेरी वेरी टफ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। तो मैं समझता हूँ कि वो जो उनका बैलेंस था, जिसमें वो अपनी फैमिली लाइफ, बच्चों को भी देखती थी, बिकॉज मैं तो उनके साथ बहुत टाइम, जब मैं दुबई जाता था या उनके साथ ट्रैवल करता था, तो बच्चों के साथ मिलने का मौका मिलता था। और आज भी वो मतलब छोटे छोटे थे माशाल्लाह, अब तो सब जवान हो गए हैं, एक शादी भी हो गई माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा बात थी कि, और फिर पूरा टाइम अपनी पार्टी पे ग्रिप होना और पूरी दुनिया से इन टच होना, ये एक बहुत बड़ा खासा था उनका, कि सुबह वो 10 बजे से लेकर और रात 9 बजे तक अपने कंप्यूटर पे बैठती थी और पूरी दुनिया उससे कनेक्टेड थी। मतलब बीइंग प्रेसिडेंट लाहौर पंजाब में, मुझे कई दफ़ा उनका फ़ोन आता था कि देखो इस जगह क्या हो गया। सो ही हैड मोर इन्फॉर्मेशन दैन मी व्हाइल सिटिंग हियर, सिटिंग इन दुबई और सिटिंग इन लंदन। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो ग्रिप थी, जो उनका सोच थी, जो उनका विजन था, वो बहुत कम लीडर्स में होता है। One message you want to give to the younger generation right now who want to pursue a career as a sportsman and as a politician, because politician there is no substitute for hard work, one, and second, do your best and leave the rest to God. ये आप जो बच्चे एज अ पॉलिटिशियन भी करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में, मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, you should not try and have shortcuts. You will have to take those steps which it requires to take to reach to that position, one. Then hard work is the second, dedication, and then third is do your best and leave the rest to God. डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। हम लोग आपको हमेशा एपिसोड के एंड पे एक इंस्पिरेशनल कोट ज़रूर जो अपने पर्सनालिटीज़ हैं उनसे दिलवाते हैं। कासिम ज़िया साहब की बातें बहुत जिसे कह लें ऑथेंटिक है, ऐसे लोगों के लिए जो कोई पैशन जो है एज अ करियर किसी चीज़ को अप्रोच करना चाहते हैं। वेरी वेल सेड जो उन्होंने कहा था, डिसिप्लिन 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 एंड नो शॉर्टकट्स। सो मेरा ख्याल है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपकी मेहरबानी जी, आपके चैनल का शुक्रिया कि बहुत अरसे बाद मैं समझता हूँ कि आज मैं किसी चैनल के थ्रू फिर अवाम तक पहुँचूँगा। बहुत शुक्रिया, मोर देन वेलकम। हमें अपने हीरोज़ को, हमें अपनी ऐसी पर्सनालिटीज़ को जो आज की यंगर जनरेशन को कोई इंस्पिरेशन दे सकें, उनको ज़रूर ऐसे चीज़ों पे, ऐसे इंटरव्यूज़ पे इनवाइट करना चाहिए जहाँ पे वो आप लोगों से कनेक्ट कर सकें। आप लोग हमेशा, मैं कहती हूँ, फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, ऐसे पर्सनालिटीज़ देखते हैं जो आप देखते हैं यार क्या पॉलिटिशियन है, यार क्या स्पोर्ट्समैन है, लेकिन उनकी जो जर्नी रही होती है ओवर द ईयर्स, वो कोई रातों रात फेम नहीं मिलता, रातों रात इतना ज़्यादा लोगों में मकबूल नहीं होते, लेकिन साल हर साल की वो मेहनत होती है और फिर जाके उनको लोग जानते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जो कि स्पोर्ट्समैन है या पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं, वो ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकती हैं। सो आप सर, मैं हमेशा एक कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं टीवी पे नहीं मिल सकती, इंटरव्यूज़ के लिए नहीं मिल सकती, मैं स्पेशली ऑफ कैमरा जाके भी मिल लेती हूँ। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो मेरी फील्ड के बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, उनसे जाके मिला करें,
करें। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो देखें आपके जो सीनियर्स हैं आपके इर्द गिर्द जो अभी हयात हैं, आपको मौका मिल सकता है लोगों से मिलने का, कनेक्ट करने का, कुछ सीखने का। उनको ढूंढ के उनके एड्रेस निकाल के ज़रूर मिलने के लिए जाया करें ताकि आप लोग उनसे कोई इंस्पिरेशन हासिल कर सकें। आपसे मुलाकात जल्द दोबारा होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।